आज जब कोई पर्यटक कोणार्क सूर्य मंदिर में प्रवेश करता है तो उसकी नज़र सबसे पहले विशाल पत्थर के पहियों और भव्य संरचना पर जाती है। लेकिन अगर आप कुछ मिनट रुककर इन दीवारों को ध्यान से देखें तो आपको एहसास होगा कि यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि 13वीं शताब्दी के भारत का एक जीवित दस्तावेज है। इन पत्थरों पर केवल देवी देवताओं की मूर्तियां ही नहीं हैं। यहाँ संगीतकार हैं, नर्तक हैं, सैनिक हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, व्यापारी हैं और सामान्य लोगों का दैनिक जीवन भी उकेरा गया है। ऐसा लगता है जैसे उस समय के कलाकारों ने अपने पूरे समाज को पत्थरों में हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया हो। इतिहासकारों का मानना है कि इन नक्काशियों का उद्देश्य केवल सजावट नहीं था। वे उस समय की संस्कृति, कला, परंपराओं और सामाजिक जीवन को भी दर्शाती हैं। इसलिए कोणार्क सूर्य मंदिर को समझना केवल एक इमारत को देखना नहीं बल्कि एक पूरे युग को पढ़ने जैसा है। मंदिर की कई मूर्तियों में संगीत वाद्य यंत्र दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि उस समय संगीत और नृत्य समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। कुछ दीवारों पर युद्ध के दृश्य दिखाई देते हैं जो उस काल की सैन्य शक्ति की झलक देते हैं। वहीं कुछ स्थानों पर पशु पक्षियों की इतनी बारीक नक्काशी है कि आज भी विशेषज्ञ उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। लेकिन जितनी अद्भुत यह कला है उतने ही गहरे इसके रहस्य भी हैं। कई मूर्तियों के अर्थ आज भी पूरी तरह समझे नहीं जा सके हैं। अलग अलग विद्वान उनकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। यही कारण है कि कोणार्क केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं है बल्कि शोधकर्ताओं के लिए भी एक खुली किताब है जिसके कई पन्ने अभी पढ़े जाने बाकी हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, करीब 800 वर्ष पहले जब यह मंदिर अपने पूर्ण स्वरूप में रहा होगा तब इसकी ऊंचाई, इसकी चमक और इसकी भव्यता कितनी अद्भुत रही होगी। समुद्र से आने वाले यात्रियों को शायद यह मंदिर बहुत दूर से दिखाई देता होगा। उगते हुए सूर्य की रोशनी जब इसकी पत्थर की दीवारों पर पड़ती होगी तो पूरा परिसर सुनहरी आभा से चमक उठता होगा। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। सदियां बीतती गईं, राजवंश बदले, युद्ध हुए, समुद्र की हवाएं लगातार पत्थरों को प्रभावित करती रहीं और धीरे धीरे यह महान संरचना अपने मूल स्वरूप से दूर होती चली गई। फिर भी एक बात आज भी नहीं बदली। कोणार्क आज भी लोगों को उतना ही आकर्षित करता है जितना शायद 800 वर्ष पहले करता था। लेकिन अब हमारे सामने एक और बड़ा प्रश्न है। अगर यह मंदिर इतना महत्वपूर्ण था तो फिर इसे बचाने के प्रयास कब शुरू हुए? क्या कभी ऐसा समय आया था जब यह पूरा मंदिर मिट्टी और जंगल के नीचे लगभग गायब हो चुका था? और अगर हाँ, तो फिर इसे दुनिया ने दोबारा कैसे खोजा? यही कहानी हम अगले अध्याय में जानेंगे, जहां शुरू होगी कोणार्क की पुनः खोज, जिसने इस अद्भुत धरोहर को फिर से दुनिया के सामने ला खड़ा किया। सदियां बीत चुकी थीं। कभी सूर्य की पहली किरणों से चमकने वाला कोणार्क सूर्य मंदिर अब धीरे धीरे प्रकृति की गोद में छिपता जा रहा था। समुद्र से उठने वाली नमकीन हवाएं पत्थरों को लगातार प्रभावित कर रही थीं। रेत, झाड़ियां और समय की धूल ने मंदिर के बड़े हिस्से को ढक लिया था। जो स्थान कभी हजारों श्रद्धालुओं और यात्रियों से भरा रहता था, वहां अब सन्नाटा पसरा रहता था। स्थानीय लोगों को इस मंदिर के बारे में अनेक कहानियां पता थीं। कोई इसे देवताओं का चमत्कार कहता, तो कोई इसे अधूरी रह गई एक महान रचना मानता। पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाएं सुनाई जाती रहीं, लेकिन मंदिर का वास्तविक इतिहास धीरे धीरे धुंधला पड़ता गया। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश सर्वेक्षण अधिकारियों और पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र का अध्ययन शुरू किया, तब उनकी नज़र इस विशाल खंडहर पर पड़ी। उन्होंने देखा कि रेत और पेड़ों के बीच एक ऐसी संरचना छिपी हुई है जिसकी भव्यता आज भी साफ दिखाई देती है।
जैसे जैसे सफाई का काम आगे बढ़ा, वैसे वैसे विशाल पत्थर के पहिए, दीवारों की नक्काशी और मंदिर का मुख्य ढांचा फिर से दुनिया के सामने आने लगा। पुरातत्वविदों के लिए यह केवल एक स्मारक नहीं था। यह भारत की मध्यकालीन वास्तुकला का ऐसा उदाहरण था जिसकी तुलना दुनिया की महान इमारतों से की जा सकती थी। हर पत्थर पर की गई नक्काशी इतनी बारीक थी कि उसे देखकर विशेषज्ञ भी हैरान रह जाते थे। यह साफ था कि इसे बनाने वाले शिल्पकार केवल कलाकार नहीं, बल्कि गणित, ज्यामिति और इंजीनियरिंग के भी गहरे जानकार थे। लेकिन जैसे जैसे अध्ययन आगे बढ़ा, एक सवाल बार बार सामने आने लगा। अगर मंदिर का आधार और दीवारें इतनी मजबूत थीं, तो उसका मुख्य शिखर कहाँ चला गया? क्या वह धीरे धीरे गिर गया? क्या किसी प्राकृतिक आपदा ने उसे नष्ट किया, या फिर किसी आक्रमण के दौरान उसे नुकसान पहुंचा? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए कई शोध हुए। कुछ विशेषज्ञों ने समुद्री हवाओं और समय के प्रभाव को कारण माना। कुछ ने संरचनात्मक कमजोरी की संभावना जताई। वहीं कुछ इतिहासकारों ने मध्यकालीन आक्रमणों का उल्लेख किया। लेकिन आज भी ऐसा कोई एक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो इन सभी प्रश्नों का अंतिम उत्तर दे सके। यही कारण है कि कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक जीवित पहेली भी है। इसी दौरान शोधकर्ताओं का ध्यान मंदिर की उन नक्काशियों पर गया जिन्हें पहले केवल सजावट समझा जाता था। लेकिन जब उनका गहराई से अध्ययन किया गया, तो पता चला कि उनमें उस समय के समाज, संगीत, नृत्य, युद्ध, व्यापार और धार्मिक जीवन की अनमोल झलकियां छिपी हुई हैं। ऐसा लगा मानो 13वीं शताब्दी का पूरा जीवन पत्थरों पर अंकित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य अभी बाकी था। मंदिर के कुछ हिस्सों में ऐसे स्थापत्य संकेत दिखाई दिए जिनसे यह समझने की कोशिश की गई कि निर्माण के समय शिल्पकारों ने सूर्य की दिशा, प्रकाश और समय को ध्यान में रखकर पूरी योजना बनाई थी। यह विचार आज भी शोध का विषय है और कई विशेषज्ञ इस पर अलग अलग मत रखते हैं। यही वह क्षण था जब कोणार्क केवल इतिहास की किताबों का विषय नहीं रहा। वह एक ऐसा स्मारक बन गया जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या कोणार्क के सभी रहस्य कभी सुलझ पाएंगे? या फिर कुछ सवाल हमेशा के लिए इतिहास के अंधेरे में खोए रहेंगे? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर क्यों कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और इसकी वास्तुकला को दुनिया की सबसे महान उपलब्धियों में क्यों गिना जाता है। जब भी कोणार्क सूर्य मंदिर की चर्चा होती है, लोग उसकी भव्यता की बात करते हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करती है, वह उसकी इंजीनियरिंग है। 13वीं शताब्दी में जब न आधुनिक क्रेन थीं और न ही भारी मशीनें, तब इतनी विशाल संरचना का निर्माण कैसे हुआ? यह प्रश्न आज भी विशेषज्ञों को आकर्षित करता है। मंदिर को सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया। इसके दोनों ओर बने 24 विशाल पत्थर के पहिए केवल कलात्मक सजावट नहीं हैं। कई विद्वानों का मानना है कि ये समय, ऋतु और जीवन के चक्र का प्रतीक हैं। कुछ शोधकर्ता यह भी बताते हैं कि इन पहियों की छाया से समय का अनुमान लगाया जा सकता था। हालांकि इस विषय पर अलग अलग मत हैं और सभी विशेषज्ञ एक ही निष्कर्ष पर सहमत नहीं हैं। मंदिर में प्रयुक्त पत्थरों को दूर दूर की खदानों से लाया गया था। उस समय न ट्रक थे, न आधुनिक सड़कें। फिर भी इतने विशाल पत्थरों को सही स्थान तक पहुंचाना और मिलीमीटर जैसी सटीकता से जोड़ना अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि थी। कई जगह लोहे के क्लैंप का उपयोग किया गया, जिससे पूरी संरचना अधिक मजबूत बनी रहे। अगर आप मंदिर की दीवारों को ध्यान से देखें, तो पाएंगे कि कोई भी हिस्सा बिना उद्देश्य के नहीं बनाया गया। कहीं संगीतकार हैं, कहीं नर्तक,
कहीं सैनिक, कहीं हाथियों की लंबी कतारें और कहीं सामान्य लोगों के जीवन के दृश्य। इससे यह समझ आता है कि यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि उस समय की संस्कृति, कला और समाज का जीवंत अभिलेख भी था। लेकिन जितना अद्भुत निर्माण था, उतना ही बड़ा सवाल उसके विनाश को लेकर है। इतिहास में कई सिद्धांत मिलते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि समुद्र से आने वाली नमकीन हवाओं और मौसम ने धीरे धीरे संरचना को कमजोर कर दिया। कुछ अन्य विद्वान मध्यकालीन आक्रमणों का उल्लेख करते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि समय के साथ ऊपरी हिस्से का भार संरचना पर भारी पड़ने लगा। इन सभी सिद्धांतों पर शोध हुए हैं, लेकिन आज तक कोई एक अंतिम कारण निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। यही कारण है कि कोणार्क का रहस्य आज भी जीवित है। इसी रहस्य ने दुनिया भर के यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित किया। यूरोप से आने वाले कुछ यात्रियों ने भी इस मंदिर का वर्णन किया। बाद के वर्षों में पुरातत्वविदों ने इसके संरक्षण का काम शुरू किया, ताकि जो हिस्सा बचा है उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। आज जब लाखों पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं, तो वे केवल एक प्राचीन इमारत नहीं देखते। वे उस युग की कल्पना करने की कोशिश करते हैं जब यह मंदिर अपने पूर्ण वैभव में रहा होगा, जब उगते हुए सूर्य की किरणें इसकी दीवारों को सुनहरा बना देती होंगी, जब शंख और घंटियों की ध्वनि समुद्र की लहरों के साथ मिलती होगी, और जब यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि ज्ञान, कला और आस्था का केंद्र रहा होगा। लेकिन कोणार्क की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। एक ऐसा प्रश्न अब भी बाकी है जो सदियों से लोगों के मन में घूमता रहा है। क्या कोणार्क सूर्य मंदिर वैसा ही दिखाई देता था जैसा आज हम कल्पना करते हैं, या उसका वास्तविक स्वरूप हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक भव्य था? अगले अध्याय में हम प्राचीन यात्रियों के विवरण, पुराने चित्रों और पुरातात्विक पुनर्निर्माण के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि अपने स्वर्णिम काल में कोणार्क सूर्य मंदिर कैसा दिखता होगा। जरा अपनी आंखें बंद करके 13वीं शताब्दी के भारत की कल्पना कीजिए। सुबह का समय है। बंगाल की खाड़ी से उठती ठंडी हवा समुद्र की लहरों को किनारे तक ला रही है। क्षितिज पर सूरज की पहली किरण दिखाई देती है। जैसे ही उसका प्रकाश कोणार्क सूर्य मंदिर पर पड़ता है, पूरा परिसर सुनहरी आभा से चमक उठता है। दूर से आने वाले यात्रियों को ऐसा लगता है मानो सूर्य देव का रथ सचमुच धरती पर उतर आया हो। उस समय कोणार्क केवल एक मंदिर नहीं था। यह पूर्वी भारत की समृद्धि, कला और शक्ति का प्रतीक था। व्यापारी, साधु, यात्री और विद्वान दूर दूर से यहाँ आते थे। कुछ दर्शन के लिए, कुछ इसकी अद्भुत वास्तुकला को देखने के लिए और कुछ इस आश्चर्य को अपनी आंखों से देखने के लिए कि इंसान पत्थरों से इतनी विशाल रचना कैसे बना सकता है। मंदिर का मुख्य शिखर आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने उपलब्ध अवशेषों के आधार पर उसके स्वरूप का अनुमान लगाने की कोशिश की है। माना जाता है कि वह वर्तमान संरचना से कहीं अधिक ऊंचा और भव्य रहा होगा। हालांकि उसकी सटीक ऊंचाई और स्वरूप को लेकर अलग अलग मत हैं। कल्पना कीजिए कि जब कोई यात्री समुद्र के रास्ते इस तट के पास पहुंचता होगा, तो सबसे पहले उसकी नजर इसी विशाल मंदिर पर पड़ती होगी। उस समय यह केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की पहचान भी रहा होगा। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। राजवंश बदलते हैं, व्यापार के रास्ते बदलते हैं, युद्ध होते हैं, प्रकृति अपना प्रभाव दिखाती है, और धीरे धीरे सबसे महान निर्माण भी समय की परीक्षा से गुजरते हैं। कोणार्क भी इससे अछूता नहीं रहा। सदियों के दौरान इसका मुख्य शिखर नष्ट हो गया। कई हिस्से टूट गए, कुछ मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुईं। रेत और जंगल ने धीरे धीरे इस परिसर को अपने भीतर समेटना शुरू कर दिया।
फिर भी एक बात आश्चर्यजनक है। इतना कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी जो हिस्सा आज हमारे सामने खड़ा है, वही दुनिया को चकित करने के लिए काफी है। यही कारण है कि दुनिया भर के वास्तु विशेषज्ञ कोणार्क को केवल एक धार्मिक स्मारक नहीं मानते। वे इसे मध्यकालीन भारत की इंजीनियरिंग, कला और वैज्ञानिक सोच का एक असाधारण उदाहरण मानते हैं। लेकिन इस मंदिर की कहानी केवल पत्थरों तक सीमित नहीं है। इसकी दीवारों पर उकेरी गई हर आकृति उस समय के समाज की कहानी कहती है। किसी पत्थर पर संगीत है, किसी पर नृत्य, किसी पर युद्ध और किसी पर उत्सव। ऐसा लगता है जैसे उस युग का पूरा जीवन इन दीवारों में हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया गया हो। शायद यही कारण है कि कोणार्क आज भी केवल इतिहासकारों को ही नहीं, बल्कि कलाकारों, फोटोग्राफरों, वास्तुकारों और यात्रियों को भी अपनी ओर खींचता है। लेकिन एक प्रश्न अब भी बाकी है। अगर यह मंदिर इतना महत्वपूर्ण था, तो फिर इसे बचाने की कोशिश कब शुरू हुई? किसने सबसे पहले महसूस किया कि यह केवल ओडिशा की नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की धरोहर है? और कैसे एक टूटता हुआ स्मारक पूरी दुनिया की नजरों में फिर से अमूल्य बन गया? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कोणार्क के संरक्षण की कहानी कैसे शुरू हुई, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और क्यों आज भी इस मंदिर को सुरक्षित रखना आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर की कहानी केवल 13वीं शताब्दी में खत्म हो गई, तो आप गलत हैं। असल में इस मंदिर की सबसे बड़ी लड़ाई आज भी जारी है। यह लड़ाई किसी राजा से नहीं, किसी आक्रमणकारी से नहीं, बल्कि समय से है। समुद्र आज भी उतनी ही तेज हवाएं भेजता है जितनी सदियों पहले भेजता था। नमकीन हवा धीरे धीरे पत्थरों की सतह को प्रभावित करती रहती है। बरसात, धूप, तापमान का लगातार बदलना और हर साल आने वाले लाखों पर्यटक, इन सब का असर इस स्मारक पर पड़ता है। यही कारण है कि पुरातत्व विशेषज्ञ हर छोटी दरार पर लगातार नजर रखते हैं। कई हिस्सों को वैसा ही रहने दिया जाता है जैसे वे मिले थे, क्योंकि इतिहास को बचाने का मतलब उसे नया बना देना नहीं, बल्कि जितना बचा है उसे सुरक्षित रखना है। यही संरक्षण का सबसे कठिन सिद्धांत है। जब वैज्ञानिक मंदिर का अध्ययन करते हैं, तो वे केवल पत्थरों को नहीं देखते, वे हर नक्काशी, हर जोड़, हर दरार और हर परिवर्तन को ध्यान से दर्ज करते हैं। क्योंकि कई बार एक छोटी सी दरार सैकड़ों साल पुराने इतिहास की कहानी सुना देती है। आज नई तकनीकों की मदद से मंदिर का डिजिटल स्कैन किया जा रहा है, 3 आयामी मॉडल बनाए जा रहे हैं, ताकि अगर भविष्य में किसी हिस्से को नुकसान पहुंचे, तो उसका सटीक रिकॉर्ड हमारे पास रहे। यह केवल भारत की धरोहर नहीं, पूरी मानव सभ्यता की धरोहर है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल आज भी उतना ही बड़ा है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि कोणार्क सूर्य मंदिर का मूल स्वरूप वास्तव में कैसा था? क्या उसका शिखर वाकई इतना विशाल था जितना
कुछ इतिहासकार अनुमान लगाते हैं या हमारी कल्पना अब भी उसकी वास्तविक भव्यता से छोटी है। शायद इसका उत्तर कभी पूरी तरह न मिले और शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर पीढ़ी इससे एक नया सवाल पूछती है और कोणार्क हर बार चुप रहकर सिर्फ मुस्कुरा देता है। समापन। आज जब हम कोणार्क सूर्य मंदिर को देखते हैं तो हम केवल पत्थरों की एक इमारत नहीं देखते, हम देखते हैं 800 साल पुराना सपना, हजारों शिल्पकारों की मेहनत, राजा नरसिंहदेव प्रथम की महत्वाकांक्षा, कला, विज्ञान, आस्था और समय के सामने मानव प्रतिभा की एक अद्भुत मिसाल। यही कारण है कि कोणार्क सूर्य मंदिर आज भी भारत के सबसे रहस्यमय और सबसे प्रेरणादायक स्मारकों में गिना जाता है। हो सकता है इसके सारे रहस्य कभी पूरी तरह सुलझ न पाए, लेकिन शायद हर रहस्य का सुलझना जरूरी भी नहीं होता। कुछ रहस्य इतिहास को जिंदा रखते हैं और कोणार्क उन्हीं रहस्यों में से एक है। अगर आपको इतिहास के ऐसे अनसुलझे रहस्य पसंद हैं तो इस सीरीज का अगला एपिसोड मिस मत कीजिए। अगले भाग में हम भारत के एक और ऐसे स्मारक की कहानी लेकर आएंगे जहां इतिहास, विज्ञान और लोक कथाएं आज भी एक दूसरे से मिलती हैं।